अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा केस है, ये खसरे का केस है, बच्ची है 7 साल की और बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए ये। लेकिन मल्टी अप्रोच का फ़ायदा यही है कि एक अप्रोच नहीं लगता तो दूसरा लगा लें, दूसरा नहीं लगता तो तीसरा लगा लें। आज के जो मैं पहले जनरल हैनीमैन मेथोडोलॉजी पे कर रहा था लेकिन नहीं हो सका। ऐसे हम टोटलिटी ऑफ सिम्पटम को बड़ा वो करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन पोलैरिटी एनालिसिस से फिर मैंने इस केस को लिया और फिर बाकी प्रिडिक्टिव अप्रोच से भी इस रेमेडी को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे और मेरी ये कोशिश होती है हर वीडियो में जो बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं, होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिले। और आज की इस वीडियो की मदद से आप लोगों को हर किस्म के एक्यूट केस इंशाल्लाह आपको बड़ा ईज़ी लगेगा। ताकि पेशेंट विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स अपने पाँव पे खड़ा हो सके और उसका स्टेमिना रिस्टोर हो और वो क्योर हो जाए। और जैसे ये अप्रोच आप एपिडेमिक डिजीज़ेज़ में, पैंडेमिक डिजीज़ जो आजकल चल रही है, इसमें भी बड़ा कारआमद है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और उस केस को लाज़मन अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि किसी न किसी का भला हो। क्योंकि मुझे तो इस अप्रोच से बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। मेरे पेशेंट्स एक्यूट केसेस अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 24 आवर बिल्कुल क्योर हो जाता है और बाज़ औक़ात केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो मेरा केस था खसरा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से स्टेज में चला गया था और इसके साथ पेशेंट को निमोनिया भी हो गया था। लेकिन कैसे एक डोज़ की मदद से विद इन आवर्स और विद इन अ डे, विद इन 48 आवर्स पेशेंट जो है वो क्योर हुआ और वो एक ग्रेवियस कंडीशन में से निकल आया। मेरे चूँकि अपने घर का ये केस है, मैं खुद तैयार हो गया था कि मैं इनको ले जाऊँ इमरजेंसी, लेकिन अल्लाह ने बेहतरी का मामला किया। तो चलिए मैं आपको पहले पिक्चर्स दिखा देता हूँ, फिर स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि हाउ टू यूज़ पोलैरिटी एनालिसिस मेथोडोलॉजी, हाउ टू यूज़ पोलैरिटी एनालिसिस सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू डिफरेंशिएट 2 or 3 रेमेडीज़ विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर। पल्स चलने के बाद जो कंडीशन हो गई थी वो कुछ यूँ थी कि इनकी आँखों में भी इरप्शंस, मैं ज़ूम कर लेता हूँ, ये हो गई थी और बिल्कुल जिसको ट्रेमेंडस वीकनेस कहते हैं वो हो गई थी और बहुत हालत इनकी गैर हो गई। उस दौरान ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, क्विकिंग, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने इनको ये पहले पिक्चर मैंने ली हुई थी, उस वक़्त मैं वीडियो नहीं ले सका, मुझे लेनी चाहिए थी। ये कंडीशन थी इनकी, ये दिन की पिक्चर है, आँखें आप देख सकते हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये तो बिफ़ोर कंडीशन है और ये फिर आफ्टर कंडीशन है, यानी नेट्रम्योर के देने के समझ लें 2-3 दिन बाद की पिक्चर है। बिल्कुल नॉर्मल, किसी किस्म की इरप्शन नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल, खाना-पीना भी हो गया था। ये थोड़ा-सा आपको इनके माथे पे नज़र आ रही है कि लेकिन बाकी माशाल्लाह फिर ओवरऑल कंडीशन जो है ना उनकी बेहतर हो गई थी। तो ये बिफ़ोर एंड आफ्टर की सिचुएशन है इनकी। पोलैरिटी एनालिसिस मेथोडोलॉजी पे जाने से पहले मैं चंद गुज़ारिशात करूँगा इस केस के हवाले से। ये मेरी बच्ची का केस है खसरे का और यकीन जाने मैं इस केस में बहुत डर गया था कि करूँ तो क्या करूँ। मैं तैयार हो गया था कि इनको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ, एडमिट करूँ इमरजेंसी में। लेकिन पोलैरिटी एनालिसिस मेथोडोलॉजी का मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और मैं इसको बनाने का मकसद यही है कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और एक गुज़ारिश ये है कि कभी भी मिथ्स के पीछे ना भागें। जो बीमारी के नाम पे स्पेसिफ़िक दवाई देते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है और इसकी सप्रेशन याद रखें, एक्यूट डिज़ीज़ की सप्रेशन होम्योपैथी की बहुत ख़तरनाक है, किसी भी पैथी से। केस विद इन आवर्स, विद इन डे आपके किसी भी वाइटल ऑर्गन में डिज़ीज़ को मुंतकिल कर देती है आपकी गलत दवाई, जैसे कि मेरे केस में हुआ।
मेरे घर में ऑलरेडी एक बच्चा मीज़ल्स से गुज़रा, मेरा भतीजा छोटा। तो उसको ये मेरी जो बच्ची है उनके साथ खेलती थी। ख़ैर वो भी मैंने मेडिसिन्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेडिसिन से ही वो अल्लाह ने उनको शिफ़ा दी, अल्लाह ने मेरी मदद की। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरी बच्ची उसने खेलना-कूदना कम कर दिया, खाना-पीना कम कर दिया, हल्का-हल्का सा बुखार, एक जगह बैठे रहना। तो मैंने प्रिडिक्ट किया कि भाई ये वायरल इन्फेक्शन इनको हो चुका है। वही बात हुई 2-3 दिन बाद, उनको कांस्टेंट फ़ीवर हुआ, थर्स्टलेस थी, नहीं सॉरी थर्स्टी थी, फ्रीक्वेंट थर्स्ट थी, फ़ीवर था और अनकवर्ड डिज़ायर टू, ये रूब्रिक्स थी। माइल्ड नेचर है। और जैसे ना अब मिथ्स होती हैं जी, पल्स्टेला से फर्स्ट डिजीज इट मे बी द फर्स्ट मेडिसिन इन मीजल्स के काम इजी हो जाता है, प्रोसेस इजी हो जाता है, मीजल्स का एरप्शंस निकल आती है। तो ये सारी मिथ्स हैं। बहरहाल मैं इन मिथ्स में का शिकार हो गया, मैंने गलती से दे दी। क्यों? हालांकि एक कंट्राइंडिकेटेड सिम्टम क्या थी कि पल्स्टेला थर्स्टलेस है और मेरी बच्ची थर्स्टी थी इस दौरान फीवर की ड्यूरेशन। एनी हाउ जैसे ही वो मैंने दी तो वो जो थोड़ा बहुत चल फिर रही थी, एक जगह बैठी रहती, घर से बाहर आके स्टेयर्स पे बच्चों को देखती और ख़ुद तो खेलना कूदना उससे बंद कर दिया हुआ था। तो वो बिल्कुल बेड पे आ गई विद इन आवर्स, विद इन अ डे। उसको इंटेंस फीवर स्टार्ट हुआ, उसके हल्की हल्की इरप्शंस आ गई, लेकिन वीकनेस उसको जो है ना हुई, और ऐसी ख़तरनाक वीकनेस हुई कि मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ मैं। लेकिन मैंने वहाँ ये समझा कि यार ये किसने प्रोसेस को इग्नाइट कर दिया है, तो चलो वेट करते हैं। तो मैंने कह लें कि 3-4 दिन वेट किया होगा। तो मैंने जब वेट किया तो लेकिन वो चूँकि फिर मुझे कंफर्म हो गया दिस इज़ अ सप्रेशन, दिस इज़ नॉट अ प्रोसेस, इजी गोइंग प्रोसेस ये नहीं है पल्स्टेला के साथ, ये तो काम बिगड़ रहा है। एनी हाउ मैंने इसको दोबारा केस चेकिंग की। अच्छा, पल्स्टेला से केस सप्रेस हो गया। सप्रेशन में याद रखें, आप जब भी केस को सप्रेस करते हैं और जब बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है ना, और बीमारी को लेस इम्पॉर्टेंट एरिया पे फेंकती है, तो ये मोस्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है। लेकिन जब आप इसके अगेंस्ट करते हैं, डिजीज़ को लेस इम्पॉर्टेंट एरिया से धकेलते हैं इम्पॉर्टेंट एरिया में, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है और ये आपकी एटीपी कंज्यूम होती है। इसीलिए गलत दवाई से वीकनेस का आना ये कंफर्म होता है। परफेक्ट दवाई से स्टेमिना का रिस्टोर होना, ये कि आपने जो नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी के अंदर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, तो स्टेमिना रिस्टोर करना ये बनता है परफेक्ट दवाई का। एनी हाउ, हाँ, मैंने फिर दोबारा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की अपनी बच्ची को कि बिल्कुल मोशनलेस पड़ी हुई है, थर्स्टी फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, बोलना भी मुश्किल है, मोशनलेस पड़ी है और हिलना-जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो मेरे ज़हन में ब्रायनिया आ गई, तो मैंने ब्रायनिया दे दी। ब्रायनिया से भी ना बना, लेकिन फिर मैंने इसको प्रॉपर रेपर्टाइज़ करने की कोशिश की है। मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। अ, सुमैया इकरा, हाँ। फिर मैंने ये मतलब 31 अक्टूबर से 1 नवंबर से ये मामला चल रहा है। मैंने फिर 6 नवंबर को उसको रेपर्टाइज़ करने की कोशिश की, तो रेमेडी आ गई फास्फोरस। यानी मैंने इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स लिए, फेस ड्राइनेस, लिप्स फीवर ड्यूरिंग, वो मैं आपको पिक्चर भी बताऊंगा। आप बल्कि आपने देख ली है चूँकि पिक्चर उसमें। थर्स्ट फीवर ड्यूरिंग, थर्स्ट स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर, और रेस्पिरेशन, जैसे ना इनको बिल्कुल सिम्टम्स जो है नमूनिया की हो गई थी, और बल्कि इनको हो गया था, इस किस्म की वो सांस ले रही थी, मैं बड़ा परेशान हो गया था। कफ, मीजल्स इन, कफ मीजल्स ड्यूरिंग,
स्लीपीनेस, मीजल्स, इन बस सो ही रहती, इतनी वीकनेस इनको होगी। और कंटिन्यूड फीवर था इनको। ये रूब्रिक मैंने लिया। और एरप्टिव फीवर, रुबेला, मीजल्स, अनकवरिंग डिज़ायर टू फीवर ड्यूरिंग, वीकनेस फीवर ड्यूरिंग, और बोगर जनरल एनालिसिस में मैंने मीजल्स मीजल्स लायक एक रूब्रिक मैंने ये मिली है। अच्छा, मैंने इनको फास्फोरस मैंने कोई दवाई नहीं दी। अब देखिए पल्सटेल अभी इसमें सेकंड नंबर पे आ रही है, और ब्रायनिया भी मैं दे चुका हूँ, वो भी काफ़ी कुछ कवर कर रही है। लेकिन मैंने यहाँ इसको रहने दिया। अब चलते हैं उसकी तरफ, पोलैरिटी एनालिसिस की तरफ, कि पोलैरिटी एनालिसिस में मैंने जो क्योरिंग रेमेडी दी है उसकी तरफ मैं कैसे पहुंचा। और पोलैरिटी एनालिसिस में बहुत ही इजी आपके लिए, हर एक्यूट केस बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए चलिए देखते हैं। और बल्कि इधर ही मैं आपको बता देता हूँ कि 7 नवंबर में मैंने इनको जब दोबारा केस टेकिंग की, तो परफेक्ट रूब्रिक्स लिए जब मैंने, तो फिर मैं नेट्रम्योर की तरफ पहुंचा। और क्योरिंग रेमेडी वाज नेट्रम्योर। माउथ ड्राइनेस, थर्स्ट with stomach appetite, diminished fever during stomach loathing of food with, अच्छा, कफ ड्राई रैटलिंग ऑफ म्यूकस विद कफ रैटलिंग, स्लीपीनेस फीवर ड्यूरिंग। अच्छा, बाकी फीवर के मैंने वही लिए, रुबेला, एरप्टिव फीवर, इंटेंस हीट, अनकवरिंग डिज़ायर फॉर, और स्किन एरप्शन, और वीकनेस टॉकिंग फ्रॉम, बोलना भी महाल था उनके लिए। अब मैं यहाँ कैसे पहुँचा इस नेट्रम में, और मैं पहुँचा पोलैरिटी एनालिसिस सॉफ्टवेयर की मदद से नेट्रम्योर, क्योंकि वहाँ नेट्रम्योर आई, फिर मैंने नेट्रम्योर का कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर की मदद से फिर मैंने तकाबली एक लिया अपने मोबाइल में, डिफरेंशिएट किया दो मेडिसिन को। लेकिन चलिए देखते हैं कि मैंने पोलैरिटी एनालिसिस को, अब वेबसाइट पे जाएंगे, पोलैरिटी एनालिसिस आपने सर्च में लिखा, डेटा तो ऑन करो, खुल जा सिम। अच्छा, ये पोलैरिटी एनालिसिस सॉफ्टवेयर पे मैं गया, क्योंकि मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ है। आप लोग साइन अप करके इसमें अकाउंट बना लें, एशियंस के लिए फ्री है ये। सुमैया इकराम, 7 नवंबर को मैंने ये केस किया, और रेमेडी इसमें जो टॉप पे आ रही थी, विराट्रम एल्बम, नेट्रम और आर्निका। अब पोलर एनालिसिस पे जब मैंने क्लिक किया, तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखें, यहाँ 3 अप्रोचेस हैं। सिम्टम्स के थ्रू जाएं, जो ये खुली हैं, यहाँ सर्च में जाके सिम्टम लिखें। चेकलिस्ट के थ्रू जाएं तो ईजी है। और एक तीसरी चीज़ है ADHD, इसको रहने दें, ये बात की बात है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए उन्होंने चेकलिस्ट बनाया। इस चेकलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक्यूट के, ये एक चेकलिस्ट है जनरल, इस पे मैं भी बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हर एक्यूट केस को आप उठाएं, और उसमें ये जो येलो शेडेड सिम्टम है, इन सिम्टम्स के मुतल्लिक पेशेंट से पूछें कि पेशेंट की सारी सिम्टम्स एग्रीवेट हो रही है या एमेलोरेट हो रही हैं। ठीक है, से मैं अपने बच्ची से को ऑब्ज़र्व किया है मैंने। ओपन एयर में आपकी सिम्टम इम्प्रूव होती है तो इम्प्रूव पे क्लिक करें, अदरवाइज ना करें, स्किप करें। जो क्लिक करेंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। मेरी बच्ची को गर्मी बहुत बहुत थी इन जनरल इस दौरान, तो मैंने एग्रीवेशन पे क्लिक ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, चूँकि ये मेरा क्योर्ड केस है, सेफ केस है। वार्मली फ्रॉम रैपिंग अप एग्रीवेट, फिर लाइंग पोजीशन इम्प्रूव, बस लेटी रहती थी। सिटिंग एग्रीवेट था, स्टैंडिंग एग्रीवेट था, राइजिंग फ्रॉम बेड आफ्टर तो चक्कर आते थे, एग्रीवेट। फिर मूवमेंट एग्रीवेट, फिजिकल एफर्ट एग्रीवेट, फिर चलते जाए ये टॉकिंग स्पीकिंग एग्रीवेट। ठीक है, बोलना बड़ा मुश्किल था उसके लिए, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हम बोलते थे तो तंग होती थी, एग्रीवेशन होती थी उसके लिए। चेंज ऑफ एपिटाइट, बिल्कुल भूख नहीं थी जी, क्योंकि मीजल्स में आपके ये
मुंह के अंदर फेरेंक्स के अंदर जो है ना एरप्शंस होती हैं। गैस्ट्रिक जो ट्रैक है आपका, यहाँ पर एरप्शंस होती हैं। डिज़ायर टू ड्रिंक, थर्स्टी थी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ब्रीथिंग क्विकेंड थी। ये एक मैंने रूब्रिक ली बाहर की। लेकिन बाकी एक्यूट में आपने जो येलो शेडेड है इसके मतलब आपने ऑब्जर्व करना है और पूछना है पेशेंट से। अंदर लेते हुए एग्रीवेशन होती थी बच्ची को, अंदर लेते हुए सांस बड़ा मुश्किल थी, मैं बड़ा घबरा गया था इसको देख के। एनी हाउ, तो जब आप इस पर क्लिक करते चले जाएंगे तो आपके पास ऐसा एक चार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, जिस पे क्लिक करते चलेंगे, लाइंग पोजीशन बेटर, सिटिंग वर्स, स्टैंडिंग वर्स, राइज फ्रॉम बेड आफ्टर गेटिंग वर्स, मूवमेंट वर्स, फिजिकल एफर्ट, ये सारी चीज़ें। यार मैं फ्लाइट मोड पे कर दूं, ये ना हो कि फिर किसी की कॉल आ जाए और मेरी वीडियो ख़राब हो जाए। एनी हाउ, देखें यहाँ सल्फर कल्किरी कार्ब लाइको ये शेडेड हो गई हैं, ये ग्रे कलर में शेड इसलिए हो गई हैं कि ये रेड लाइन से नीचे अपोजिट पोल है रेमेडी का। देखें लाइंग पोजीशन नीचे भी, जो सिम्टम्स मैंने ये ऊपर ऐड किए हैं ये सुर्ख लाइन से नीचे भी ऐड हैं। लेकिन किसी भी रेमेडी में जो अपोजिट पोल में उस रेमेडी की पोल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो शेडेड हो जाती है। जैसे ये लाइंग पोजीशन वॉर्स है, ठीक है, ये रेमेडी इस वजह से जो लाइकोपोडियम है ये इसलिए शेड होगी कि लाइंग पोजीशन वॉर्स है। मेरा जो पेशेंट है वो लाइंग पोजीशन में एमोलरेशन होती है, तो इसीलिए जो भी रेमेडी अपोजिट पोल में ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उसका ग्रेड आ जाए 3 या 4, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी। तो ये जो आपको ग्रे कलर में शेडेड मेडिसिन है सल्फर कल्केरियर लाइको, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये जो ऊपर वाली सिम्टम है ये अगर लाइन के नीचे, इस रेड लाइन के नीचे 3 या 4 ग्रेड में आ गई अपोजिट पोल पे, ठीक है, तो वो जैसे हंगर। अब ये स्कलकीरिया कार्ब जो है ये हंगरी रेमेडी है, इसलिए ये फॉर ये कॉन्ट्रा सी आई का मतलब होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। और इसी तरह जनरल वार्मथ इन बेटर, सल्फर जो है इसमें ये कंट्रा इंडिकेटेड होगी, ठीक है। और एनी हाउ जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है उसमें वराट्रम एल्बम और नेट्रम में और आ गई दवाई और आर्निका। तो डिफरेंशिए अगली अब कहानी आ गई डिफरेंशिएशन की। अब अच्छा ब्रायनिया भी यहाँ कंट्राइंडिकेटेड है, तो ब्रायनिया क्यों कंट्राइंडिकेटेड? सिटिंग बेटर, ब्रायनिया का पेशेंट सिटिंग से बेटर होता है, तो लेकिन मेरा पेशेंट सिटिंग से भी एग्रीवेट होता है। एनी हाउ, नेट्रम म्योर जो दवाई है मैंने उनको जब हम यहाँ सेव करते हैं तो आपको ये आ जाती है कि कितने हिट्स किए हैं टोटल सिम्टम्स में, सम अप करें और डिफरेंस, पोलैरिटी डिफरेंस, यानी ये जो रेड लाइन है इसके नीचे भी सिम्टम्स को ऐड किया जाता है उनके ग्रेडिंग्स को, और लाइन से ऊपर भी ग्रेडिंग्स को। अगर नीचे वाले ग्रेडिंग्स को जब आप माइनस करते हैं ऊपर वाले ग्रेडिंग से तो वो पोलैरिटी डिफरेंस होता है। तो जिस दवाई का डिफरेंस हाई होगा तो वो दवाई होगी। तो यहाँ पे हाई 17 मेट्रोमेल्बम का, नेट्रोमेर और आर्निका का। तो यहाँ पे आर्निका को मैंने निकाल दिया बीच में से, मैंने नेट्रोम्योर और वेट्रोमेल्बम इन दोनों का तकाबली जायज़ा लिया और मैंने इसकी मदद से अब आ जाते हैं हम। तो ये जो आपको जहाँ रेमेडीज़ नज़र आता है यहाँ पे आप वेट्रम एल्बम लिख लें और नेट्रम डैश म्योर लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप फीवर को सर्च करें, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है ना जलते चले जाएंगे आगे और एग्जैक्ट रूब्रिक तक पहुँचते चले जाएंगे। फेवर, रूबेला, देखिए रेप्टिव ये रेड हुई ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। फिर फीवर, थर्स्ट,
थस फीवर ड्यूरिंग, थस फीवर आफ्टर, या ठीक है, ये सारी आप इसमें देख सकते हैं। आपका जो पेशेंट होगा, जैसे आप कह लें कि इसके अलावा मेरे केस में जो सिम्टम्स थी, ब्रीथिंग रिपर्टरी के लिए मौजू वर्ड जो होता है वो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन में आप आगे चलते चले जाएं, आपको रूब्रिक्स मिलते चले जाएंगे। एनी हाउ आप अपने पेशेंट की जो रूब्रिक्स हैं एग्जैक्ट आप पहुंच सकते हैं अपने। तो नेट्रम में और हम आगे चलते चले जाएं, आपको इसके रूब्रिक्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है। दोनों मेडिसिन्स को मैंने लिखा रेमेडीज़ में, और टेक्स्ट में आपके पेशेंट का जो भी मसला है यहाँ पे आप सर्च करते चले जाएं। और जैसे मिसाल थर्च लार्ज, 10 लार्ज क्वान्टिटीज मेट्रोमेल में भी है, नेट्रोमेल में भी है। एनी हाउ मैं जब पहुंचा इसकी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल है कि माउथ ड्राइनेस, थर्स्ट विथ स्टोमक एपिटाइट, फीवर ड्यूरिंग। देखें मैं यहाँ पे फीवर एपिटाइट, देखें ये ऑलरेडी ऐड है। एपिटाइट डिमिनिश फीवर ड्यूरिंग नेट्रमोर में है, वेरेट्रम एल्बम में नहीं है। फिर दूसरी सिम्टम है लोथिंग फूड फॉर, अच्छा खाना पीना बिल्कुल कोई चीज़ भी फूड, स्पेलिंग का गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। लोथिंग ऑफ फूड विथ, ये भी ऑलरेडी ऐड है। फिर आप देखते जाएं, कफ ड्राई रैटलिंग विथ म्यूकस, कफ रैटलिंग ऑफ म्यूकस विद नेट्रम्योर में, ठीक है। फिर मतलब जब कफ भी लिख लें तो काफ़ी कुछ आ जाएगा इन दोनों मेडिसिन्स का, और आप इस तरह एग्जैक्ट उसमें दोनों का को डिफ्रेंशिएट करते करते आप एग्जैक्ट रूब्रिक्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीक़ाकार है परफेक्ट रूब्रिक तक पहुंचने के लिए। अच्छा, फीवर हीट अनकवरिंग, मतलब आप देख लीजिए कि देखें हीट फीवर अनकवरिंग डिज़ायर फॉर, ये नेट्रम। अच्छा एनी हाउ मैंने इनको नेट्रम में और दिया। अब इनका किस्सा थोड़ा सा सुन लें, वीडियो काफ़ी लंबी होगी आप लोगों के लिए। इनको मैंने नेट्रम में और दी 30 में, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट जब एग्जॉस्टेड है ना तो 30 से अबव ना जाए। मैंने 30 में इनको एक डोज दी, दिन 1 या 2 बजे, और यकीन करें कि जो पेशेंट बोलना भी उसके लिए मुश्किल था वो असर में उठ के बैठ गई। बस मैंने कहा जी स्टेमिना रिस्टोर हो गया, इट्स मीन दिस इज द परफेक्ट रेमेडी। उठ के बैठी और उसने कुछ मांगा, भूख लगी उसको, तो मैंने हल्का फुल्का हल्की सी गज़ा उनको कहा कि इनको दे। और अगले दिन ये थोड़ा सा उठ के चली, चक्कर शक्कर आए लेकिन उठी, इसका दिल किया कि मैं बाहर जाऊं, जो बिल्कुल बेड पे बैठे हैं। देखें परफेक्ट दवाई याद रखें विद इन आवर्स आपको उठाती है। मैंने रिपीट नहीं की, ना ही मैंने इसको, और परफेक्ट रेमेडी रिपीटिशन मांगती ही नहीं। जो दवाई रिपीटिशन मांगे इट्स मीन जी भाई ये परफेक्ट नहीं है, एक्यूट में भी। एनी हाउ 2-3 दिनों में। अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उस जिस दिन मैंने दिन को 1-2 बजे इनको डोज दी, असर को कि उस और हर रात जिस दिन मैंने ये
जो किया, रिपोर्टाइज किया 6 नवंबर को गालिबन, जिसमें फास्फोरस आई थी। उस रात में बहुत घबराया क्योंकि इसकी लंग्स का जो है वो बिल्कुल, आप कह लें कि ये मतलब ऐसा वो सांस ले रही थी जैसे कि ये आउट ऑफ ऑर्डर होने जा रही हैं, बस विद इन आवर्स ये कोलैप्स कर जाएगी। मैं बड़ा घबरा गया और मैंने कल ही जहन बना लिया कि मैं इनको इमरजेंसी लेके जाऊं। लेकिन फिर मैं उस दिन बैठा और मैंने पोलैरिटी एनालिसिस किया, नेट्रम और दी। यकीन करें, दिन को मैंने दी, उस रात उसकी बिल्कुल जैसे कभी उसको मसला ही नहीं है, आराम से, कोई फीवर नहीं है, कोई ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। और उस वक़्त मैंने एक होम्योपैथ होने का अल्लाह से शुक्र अदा किया कि अल्लाह आपने मुझे होम्योपैथ बनाया। तो विदिन डेज़, विदिन 2-3 डेज़ उठी, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, खाना-पीना शुरू किया इन्होंने, हल्का-फुल्का मैंने इनको दिया और ये उस चीज़ में से, उस कुर्ब में से निकल आई। खाँसी भी ग्रेजुअल करते-करते जो चेस्ट कंजेशन थे वो 3-4 दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उनकी। तो ये था जी केस। और एक चीज़ मैं इसमें आप लोगों को तीसरा एक और अप्रोच से भी इस रेमेडी को जस्टिफ़ाई करने का तरीका बताता हूँ, वो थ्योरी ऑफ एक्यूट। इस थ्योरी ऑफ एक्यूट के में आप इस ऐप को आप प्ले स्टोर से करेंगे और इसमें बड़ी चीज़ एक्टिविटी देखना है कि पेशेंट की एक्टिविटीज़ में एक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी या नो चेंज है। तो मेरे पेशेंट की एक्टिविटी डिक्रीज़ थी और डल थी बिल्कुल, लेस एक्टिव थी। और मैंने इनको इस पे क्लिक किया और ये हॉट थी और थर्स्टी थी, ठीक है? वो आपको याद होना चाहिए, वीडियो दोबारा सुन लें। अब देखें, इसी पे मैंने इनको ब्रायनिया पहले दी थी, लेकिन देखें दूसरी दवाई कौन-सी है? नेट्रम्योर। तो साइलेंट, क्वाइट अवर्जन टू गेस्ट, पीपल आस्किंग हाउ आर यू, एंग्री व्हेन ऑब्लिग्ड टू आंसर, ये सारी चीज़ें उनमें ये चीज़ें, लोअर लिप्स कैली और लिप्स की बड़ी ड्राई थी। एनी हाउ, ये आज की वीडियो थी, इसमें आप लोगों ने सीखा होगा ये जो थ्योरी ऑफ एक्यूट है, एक्यूट केस में बड़ा ज़बरदस्त है जी। पोलैरिटी एनालिसिस का मैं मेथडोलॉजी आपको बता दिया है और कंप्लीट डायनामिक कैसे डिफरेंशिएट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ताकि बहुत सारे लोग एक्यूट केसेस को बेहतरीन अंदाज से टैकल कर सकें।